एपिसोड 146 टू 155। अभय सिंह ने लिंगशु शर्मा के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर बेपरवाही से मुस्कुराया। वो वर्ल्ड एंटीक ऑक्शन का मानद प्रेसिडेंट था और एंटीक से बहुत वाकिफ था। बांस का टीपॉट खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसमें खामियां थी। क्या तुम्हें पता है ये हरा बांस किसका है? ये एंटीक मास्टर शूकिंग सॉन्ग ने मेरे दादाजी को गिफ्ट किया था। तुम एक एंटीक मास्टर पर सवाल उठा रहे हो। लिंगशु शर्मा का चेहरा गुस्से से भर गया और वो अभय के सवाल से नाराज थी। शूकिंग सॉन्ग पूर्वांचल शहर के एंटीक दुनिया का मास्टर था और उसके दादाजी का पुराना दोस्त था। उसके दादाजी को गिफ्ट किया हुआ बांस का टीपॉट गलत कैसे हो सकता था? इसके अलावा शूकिंग सॉन्ग लिंगशु शर्मा के लिए बहुत अच्छा था। अभय को शूकिंग सॉन्ग के गिफ्ट किए टीपॉट पर सवाल उठाते सुनकर वो जाहिर है गुस्से में थी। प्रेसिडेंट शर्मा, लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन टीपॉट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। युनचांग शर्मा और शूकिंग सॉन्ग पुराने दोस्त थे। उन्हें नहीं लगता था कि शूकिंग सॉन्ग के गिफ्ट किए टीपॉट में कुछ गलत होगा। युनचांग शर्मा को अभी भी अपने पुराने दोस्त के चरित्र पर भरोसा था। प्रेसिडेंट शर्मा, ये आपके और आपके दोस्त के बीच की बात होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये आपकी बीमारी से जुड़ा है तो मुझे साफ साफ कहना होगा, ये बांस का टीपॉट मेरी बीमारी से कैसे जुड़ा है? मैं आपसे पूछता हूं, इस बांस के टीपॉट को इस्तेमाल करने से पहले क्या आपके पास फ्रोजन शोल्डर था? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए युनचांग शर्मा से सवाल किया। सवाल सुनकर युनचांग शर्मा की भौहें हल्के से सिकुड़ गई। उन्होंने ध्यान से सोचा और पाया कि इस बांस के टीपॉट को इस्तेमाल करने से पहले उनके पास फ्रोजन शोल्डर नहीं था। उनका जिद्दी फ्रोजन शोल्डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने इस बांस के टीपॉट का इस्तेमाल शुरू किया। उनके कंधे और बाह में इतना दर्द होता था कि वो एंटीक्स की जांच और ज्वेलरी डिजाइन करना जारी नहीं रख पाते थे। क्या सचमुच बांस के टीपॉट में कुछ गड़बड़ हो सकती है? युनचांग शर्मा की भौहें सिकुड़ गई। वो नहीं मानना चाहते थे कि बांस के टीपॉट में कुछ गलत है। आखिरकार ये उनके अच्छे दोस्त शूकिंग सॉन्ग ने उन्हें गिफ्ट किया था। प्रेसिडेंट शर्मा, सच कहूं तो ये बांस का टीपॉट एक खराब प्रोडक्ट है जिसे आमतौर पर नकली कहते हैं। इसमें एक हानिकारक पदार्थ है जो शरीर में जाने पर ठंडी हवा बन जाता है। ये ठंडी हवा शरीर में जमा होती है, जिसकी वजह से आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो पाया। अभय ने देखा कि युनचांग शर्मा उस पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसने अपनी बीमारी का कारण बताया। बकवास, ये बांस का टीपॉट किंग राजवंश का काम है। इसकी 100 साल की हिस्ट्री है। ये नकली कैसे हो सकता है? लिंगशु शर्मा ने अपनी खूबसूरत सिर हिलाया और अविश्वास दिखाया। तुम्हें यकीन नहीं कि यह बांस का टीपॉट नकली है? अभय ने लिंगशु शर्मा को देखा और हल्के से कहा, किसी भी हाल में यह नकली नहीं हो सकता। लिंगशु शर्मा ने दांत भींचे और टीपॉट के नकली होने पर यकीन करने से मना कर दिया। मिस लिंगशु, अगर मैं साबित कर दूं कि यह नकली है तो क्या? अगर तुम साबित कर दो कि बांस का टीपॉट नकली है तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहा हूं। अभय का भी गुस्सा था जो लिंगशु शर्मा ने भड़का दिया था। तुम्हें यकीन नहीं कि यह नकली है? मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। धड़ाम, अभय ने बांस का टीपॉट उठाया और जमीन पर पटक दिया। टीपॉट टुकड़े टुकड़े हो गया। एह हरामजादे, ये किंग राजवंश का बांस का टीपॉट था। ये अनमोल खजाना था और तुमने इसे तोड़ दिया। लिंगशु शर्मा की आंखें गुस्से से फैल गई जब उसने टूटा हुआ टीपॉट देखा। वो इस लड़के से बहुत गुस्से में थी। टीपॉट बहुत कीमती था और किंग राजवंश में भी इसे खजाना माना जाता था। ये अनमोल था। युनचांग शर्मा टूटा हुआ टीपॉट देखकर हैरानी से अचानक खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अभय बहुत जल्दबाजी में था। चाहे टीपॉट नकली हो या न हो, बांस का टीपॉट एक खजाना था। वो इसे कैसे तोड़ सकता था? कृपया शांत हो जाए और टीपॉट के नीचे का टूटा हिस्सा देखें। अभय ने दो गुस्साए हुए लोगों के चेहरों की परवाह नहीं की। उसने टीपॉट के नीचे का एक टूटा टुकड़ा उठाया और दोनों को दिखाया। टूटा हिस्सा सफेद है। ये नॉर्मल है, लिंगशु शर्मा ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा और समझ नहीं पाई कि इसमें क्या गड़बड़ है। उसने बचपन से अपने दादाजी से एंटीक्स के बारे में सीखा था और एंटीक्स की अच्छी जानकारी थी। टीपॉट के नीचे का टूटा हिस्सा सफेद होना नॉर्मल नहीं है क्या? टीपॉट के नीचे का टूटा हिस्सा सफेद है, ये सही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफेद है। ऐसा लगता है जैसे इसे केमिकल से ब्लीच किया गया हो। अभय ने मुस्कुराकर कहा। उसके शब्दों का विस्फोटक असर हुआ और दोनों लोग हैरान रह गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। 100 साल पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन का टूटा हिस्सा इतना सफेद नहीं होना चाहिए। युनचांग शर्मा का चेहरा बदल गया और आखिरकार उन्हें समझ आया
कि टीपॉट में कुछ गड़बड़ थी। वो एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उन्हें जाहिर है पता था कि 100 साल पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन का टूटा हिस्सा इतने सालों बाद पीला हो जाता है। दिक्कत बहुत साफ थी। टूटे हिस्से का इतना सफेद होना नेचुरल नहीं था। अभय सिंह और यूनचांग शर्मा की याद दिलाने के बाद लिंगशु शर्मा ने ध्यान से देखा और उसे भी दिक्कत समझ आई। क्या सचमुच बांस के टीपॉट में कुछ गड़बड़ हो सकती है? लिंगशु शर्मा का अंडाकार चेहरा हल्का सफेद पड़ गया अविश्वास के साथ, लेकिन सबूत उसे याद दिला रहे थे कि टीपॉट में कुछ गड़बड़ थी। मिस लिंगशु, अब तुम समझ गई कि मुझे टीपॉट क्यों तोड़ना पड़ा। हमें टीपॉट के टूटे हिस्से से ही दिक्कत पता चल सकती थी। अगर हम इसे तोड़ते। अभय ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। अभय की बात सुनकर लिंगशु शर्मा हारी नहीं। वो किचन में दौड़ी और एक लाइटर ले आई। उसने बांस के टीपॉट के टूटे हिस्से को जलाया। टूटा हिस्सा जलने के बाद सफेद तरल में पिघल गया। वो सफेद तरल एक केमिकल पदार्थ था जो शरीर के लिए हानिकारक था। जब टीपॉट से चाय बनाई जाती थी तो ये सफेद केमिकल पदार्थ चाय में घुल जाता था। जाहिर है ये सफेद केमिकल पदार्थ हल्की बांस जैसी खुशबू भी छोड़ता था। ये खुशबू किसी को फिर से टीपॉट से पीने के लिए आकर्षित करती थी और इस तरह शरीर को नुकसान बढ़ाती थी। यूनचांग शर्मा के शरीर में ठंडी हवा जमा हो गई थी क्योंकि वो अक्सर इस टीपॉट से चाय पीते थे। नकली ये टीपॉट सचमुच नकली है और इसमें हानिकारक पदार्थ है। लिंगशु शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चमकीली आंखें भी धुंधली हो गई। अभय थोड़ा कंफ्यूज था। ये सिर्फ नकली है, तुम इतना सख्त रिएक्शन क्यों दे रही हो? यूनचांग शर्मा ने अभय की कंफ्यूजन देखी। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोले, ये बांस का टीपॉट शूकिंग सॉन्ग का गिफ्ट है। ये उनके नाती और मेरी नातिन के लिए शादी का प्रस्ताव गिफ्ट था। शूकिंग सॉन्ग का एक नाती था जो लिंगशु शर्मा को पसंद करता था। उसने ये बांस का टीपॉट यूनचांग शर्मा को प्रस्ताव के गिफ्ट के तौर पर दिया था। लिंगशु शर्मा को कैसे दुखी न होता ये जानकर कि टीपॉट नकली है। क्या ये बांस का टीपॉट लिंगशु शर्मा के लिए प्रस्ताव का गिफ्ट है? अभय सिन्हा अवाक रह गया। उसे आखिरकार समझ आया कि लिंगशु शर्मा टीपॉट की सच्चाई पर सवाल उठाने से इतनी परेशान क्यों थी। ये उसका प्रस्ताव का गिफ्ट था। अभय को अचानक इस खूबसूरत लड़की के लिए बुरा लगा। प्रस्ताव का गिफ्ट न सिर्फ नकली था बल्कि इसमें हानिकारक केमिकल्स थे जिन्होंने उसके दादाजी को नुकसान पहुंचाया। उसका दिल जरूर टूट गया होगा। जैसा कि उम्मीद थी, लिंगशु शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया और वो उदास दिख रही थी। शूकिंग सॉन्ग का नाती सीताओ सॉन्ग उसके साथ बड़ा हुआ था। वो बहुत करीब थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे प्रस्ताव के गिफ्ट में नकली टीपॉट देगा। वो उस पर चिल्लाना चाहती थी। मुझे माफ करे, मैंने अभी तुम्हें गलत समझा। मैं माफी मांगती हूं। लिंगशु शर्मा ने अपनी उदासी दबाई और अचानक अभय की तरफ झुककर माफी मांगी। उसके शब्द सख्त थे क्योंकि उसकी अभय के बारे में गलत राय थी और उसे लगा था कि वो एक गंदा लड़का है। इसके अलावा उसने दावा किया था कि टीपॉट नकली है और उसे तोड़ दिया था। अब जब लिंगशु शर्मा को पता चला कि टीपॉट सचमुच नकली था और अभय ने टीपॉट तोड़कर दादाजी की जान बचाई थी, तो वो आभारी और माफी मांगने वाली दोनों थी। लिंगशु शर्मा की माफी का सामना करते हुए अभय ने हल्के से मुस्कुराया और इस खूबसूरत लड़की को प्रशंसा से देखा। गलती करना ठीक है जब तक कोई उसे सुधारना जानता हो। हालांकि लिंगशु शर्मा पहले अभय से नाराज थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। उसे उसकी ये खूबी पसंद आई कि वो अपनी गलती समझ सकती थी और उससे माफी मांग सकती थी। कोई बात नहीं, जब तक तुम मुझसे टूटे टीपॉट का पैसा न मांगो। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और मजाक किया। उसके शब्दों ने लिंगशु शर्मा को शर्मिंदा कर दिया और उसके दिल की उदासी को थोड़ा कम किया। लिंगशु शर्मा ने कहा था कि टीपॉट किंग राजवंश का अनमोल एंटीक है और अगर अभय इसे तोड़ देगा तो वो इसका पैसा नहीं चुका सकेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि टीपॉट नकली और बेकार निकलेगा। यूनचांग शर्मा ने अपनी दाढ़ी सहलाई और राहत महसूस की जब उन्होंने देखा कि लिंगशु शर्मा खुश हो गई थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी नातिन उदास होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभय के मजाक के बाद वो हल्की हो जाएगी। यूनचांग शर्मा को अभय हर पल ज्यादा पसंद आने लगा था।
खांसी खांसी। युनचांग शर्मा ने अचानक खांसा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों यहां माफी मांग रहे हो? क्या मुझे भूल गए? दादाजी मुझे माफ करें। ये सब मेरी गलती है कि आपके शरीर में ठंडी हवा जमा हुई और आपके कंधे और बाह इतने लंबे वक्त तक दर्द करते रहे। लिंगशु शर्मा का अंडाकार चेहरा गिल्ट से भर गया। उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। उसे पता था कि ये सब शूकिंग सॉन्ग के प्रस्ताव की वजह से हुआ, जिसने उसके दादाजी को तकलीफ दी। मूर्ख लड़की, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये बांस का टीपॉट नकली होगा। युनचांग शर्मा ने लिंगशु शर्मा का सिर सहलाया और उसे सांत्वना दी। उन्हें पता था कि लिंगशु शर्मा को दोष नहीं देना चाहिए। ये सब बांस के टीपॉट की वजह से था। उन्हें अभी जांच करनी थी कि जिसने बांस का टीपॉट गिफ्ट किया वो जानता था कि ये नकली है या नहीं। शायद शूकिंग सॉन्ग को नहीं पता था कि टीपॉट नकली है और उसने इसे किसी और से लिया था। शायद उसे पता था कि ये नकली है और उसने जानबूझकर इसे गिफ्ट किया था। जो भी मामला हो, युनचांग शर्मा के दिल में शक का बीज बो दिया गया था। अभय, मेरी बीमारी ठीक करने और इस हानिकारक टीपॉट को खोजने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट शर्मा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा काम था। हाँ, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चलो हिम शिखर कॉरपोरेशन चलते हैं, युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें पता था कि अभय आज यहां उन्हें हिम शिखर कॉरपोरेशन का ज्वेलरी डिजाइनर बनाने के लिए आया था। अब जब सब कुछ सुलझ गया था तो उन्हें हिम शिखर कॉरपोरेशन जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया प्रेसिडेंट शर्मा, अभय ने दिल से धन्यवाद दिया। अगर युनचांग शर्मा हिम शिखर कॉरपोरेशन के ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते थे तो वो शालिनी गुप्ता का मिशन पूरा कर लेगा। युनचांग शर्मा पूर्वांचल शहर के एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और बहुत सम्मानित थे। कई बड़ी कंपनियों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन सब नाकाम रहे थे। अभय पहला शख्स था जो युनचांग शर्मा को बुलाने में कामयाब हुआ था। लिंगशु शर्मा ने अभय और युनचांग शर्मा को हिम शिखर कॉरपोरेशन की तरफ ड्राइव किया। रास्ते में अभय ने शालिनी गुप्ता को फोन किया और उसे कंपनी के एंट्रेंस पर मिलने को कहा। युनचांग शर्मा एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। हालांकि वो हिम शिखर कॉरपोरेशन में काम करने आ रहे थे, फिर भी उनकी इज्जत करनी जरूरी थी। लिंगशु शर्मा ने लाल BMW ड्राइव की और आधे घंटे में हिम शिखर कॉरपोरेशन के एंट्रेंस पर पहुंच गई। शालिनी गुप्ता ने नीला सूट पहना था। वो हिम शिखर कॉरपोरेशन के एंट्रेंस पर खड़ी थी और आगे की तरफ ध्यान से देख रही थी। अभय ने उसे फोन किया था और कहा था कि युनचांग शर्मा जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो वो एंट्रेंस पर उनकी व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आई थी। शालिनी गुप्ता की आंखों में गुस्से की चमक दिखी जब उसने लिंगशु शर्मा और अभय को गाड़ी से उतरते देखा। शालिनी गुप्ता लिंगशु शर्मा को नहीं जानती थी। उसने अभय को युनचांग शर्मा को बुलाने को कहा था। उसने एक खूबसूरत लड़की को क्यों बुलाया? अभय, तुम यहां एक औरत को क्यों लाए? शालिनी गुप्ता ने नाराजगी से पूछा। अभय को पता चला कि शालिनी गुप्ता ने उसके गुस्साए चेहरे को देखकर कुछ गलत समझ लिया था। प्रेसिडेंट लिन आजकल बहुत शक्की हो गई थी। इससे वो अवाक और परेशान हो गया। प्रेसिडेंट, इनका नाम लिंगशु शर्मा है। ये युनचांग शर्मा की नातिन है। अभय ने मुस्कुराते हुए लिंगशु शर्मा का शालिनी गुप्ता से परिचय कराया। अभय का परिचय सुनकर शालिनी गुप्ता ने लिंगशु शर्मा को हैरानी से देखा। उसने जाहिर है लिंगशु शर्मा का नाम सुना था, लेकिन पहली बार उससे मिल रही थी। मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट युनचांग शर्मा को बुलाने को कहा था। तुम उनकी नातिन को क्यों बुला लाए? शालिनी गुप्ता को अभय का व्यवहार अजीब लगा। उसे युनचांग शर्मा की जरूरत थी, उनकी नातिन की नहीं। प्रेसिडेंट शर्मा पीछे की सीट पर है। वो थोड़ी देर में यहां होंगे। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और गाड़ी की पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। धड़ाम। युनचांग शर्मा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरे। वो ताकत और जोश के साथ
चले क्योंकि वो अपनी बीमारी से ठीक हो गए थे। प्रेसिडेंट शर्मा हिम शिखर कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। शालिनी गुप्ता का चेहरा खूबसूरत हो गया और उसने युनचांग शर्मा से कहा, प्रेसिडेंट लिन, हम फिर मिले। युनचांग शर्मा ने हंसते हुए शालिनी गुप्ता से कहा। दोनों एक बार चैरिटी बैंक्वेट में मिले थे। हाँ, प्रेसिडेंट शर्मा का हिम शिखर कॉरपोरेशन में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया अंदर आए। शालिनी गुप्ता ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और युनचांग शर्मा को ऑफिस में बुलाया। युनचांग शर्मा और लिंगशु शर्मा आगे चले, जबकि शालिनी गुप्ता और अभय पीछे चले। बीवी, मैंने युनचांग शर्मा को कंपनी में बुला लिया। मुझे आज रात वॉशिंग बोर्ड पर घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे ना? अभय शालिनी गुप्ता के बगल में चला और धीरे से पूछा, आज रात तुम्हें वॉशिंग बोर्ड पर घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। शालिनी गुप्ता ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। सच कहें तो शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि अभय सिंह युनचांग शर्मा को ऑफिस में बुला पाएगा। शालिनी अब अपने पति की ज्यादा कद्र करने लगी थी। प्रेसिडेंट शर्मा, अब से ये आपका ऑफिस होगा। शालिनी ने तीसरी मंजिल पर एक बड़े ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए युनचांग शर्मा से कहा। युनचांग शर्मा एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और बहुत अहम थे। उन्हें खास ट्रीटमेंट देना जरूरी था। उनका ऑफिस शालिनी के ऑफिस से भी बड़ा था। मुझे इतना बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, छोटा भी ठीक है। अगर ज्वेलरी के लिए कोई खास जरूरत हो तो मुझसे मिलने में हिचक न करें। युनचांग शर्मा ने शालिनी से हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सामने वाली मजबूत औरत के बारे में सुना था। प्रेसिडेंट शर्मा, ये कंपनी आपके साथ साइन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी सालाना 10 करोड़ रुपए होगी। कृपया इसे देखें और बताएं कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं। मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन में अभय की वजह से हूं। मुझे कितने पैसे देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अभय को इनाम देना होगा। निश्चिंत रहें प्रेसिडेंट शर्मा, मैं अभय को इनाम दूंगी। शालिनी ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी थोड़ा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युनचांग शर्मा अभय को इतना क्यों अहमियत दे रहे थे। शालिनी ने पिछले महीने सुना था कि चतुर्वेदी कॉरपोरेशन ने युनचांग शर्मा को बुलाया था, लेकिन उन्हें सीधे मना कर दिया गया था। चतुर्वेदी कॉरपोरेशन की कीमत 1 अरब रुपए से ज्यादा थी और हिम शिखर कॉरपोरेशन से कई गुना बड़ी थी। उसे पता था कि युनचांग शर्मा के दिल में अभय की अहमियत चतुर्वेदी कॉरपोरेशन के सीईओ से ज्यादा थी। शालिनी और युनचांग शर्मा नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पर बात करने के बाद चले गए। लिंगशु शर्मा को अपने दादाजी की देखभाल करनी थी और वो भी उनके साथ चली गई। शालिनी ने जाने से पहले अभय को अपने साथ चलने को कहा। उसने युनचांग शर्मा से वादा किया था कि वो अभय को इनाम देगी, तो जाहिर है उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सीईओ ऑफिस। इस वक्त ऑफिस में सिर्फ 2 लोग थे, अभय और शालिनी। यहां तक कि सेक्रेटरी को भी शालिनी ने हटा दिया था। प्यारे युनचांग शर्मा को हमारे ऑफिस में बुलाने के लिए शुक्रिया। शालिनी का खूबसूरत चेहरा हल्का शर्मिंदा था। उसने अभय को चमकती आंखों से देखा। उसे पता था कि जैसे ही युनचांग शर्मा हिम शिखर कॉरपोरेशन में आएंगे, कंपनी की इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। उनके फैन भी उनके पीछे पीछे आएंगे और कंपनी से ज्वेलरी खरीदेंगे। तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम्हारी मदद न करूं तो किसकी करूं? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। प्यारे, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीवी, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूं। मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हो? शालिनी की लंबी पलकें झपकी। उसका खूबसूरत चेहरा शर्मिंदा हो गया। उसे मर्दों से स्वाभाविक रूप से डर लगता था। हालांकि उसने अभय को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्यार करने के ख्याल से अभी भी उसे डर था। शालिनी का जवाब सुनकर अभय उदास हो गया। वो इतने वक्त से शादीशुदा थे, लेकिन साथ नहीं सोए थे। वो खुश कैसे हो सकता था? लेकिन उसे पता था कि शालिनी को सेक्सुअल ठंडापन था। उसे वक्त चाहिए था और जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी।
कम से कम शालिनी अब उसे प्यारे कहने को तैयार थी और रात में उसके सामने पजामा या लॉन्जरी पहनती थी। ये पहले से सुधार था। बीवी, तुम कल रात फिर से सो नहीं पाई। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास डार्क सर्कल्स है और तुम थकी हुई दिख रही हो। ये नींद न आने के लक्षण हैं। मैं तुम्हारा चेहरा मसाज कर दूं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और शालिनी के पीछे चला गया। कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। शालिनी ने जल्दी से हाथ हिलाया जब उसने अभय को अपने पीछे खड़ा देखा। वो ऑफिस में थे। अगर कोई अभय को उसे मसाज देते देख लेता तो वो बर्बाद हो जाते। अपनी बीवी की सेवा करना मेरा फर्ज है। चलो, अभय ने इंसाफ के लहजे में कहा और अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। शालिनी की बॉडी शानदार थी। उसके कंधे की हड्डियां जेड की तरह सफेद और बेदाग थी। उसकी गर्दन सफेद और लंबी थी। उसकी पीठ के कर्व्स भी खूबसूरत थे। अभय ने प्रेशर पॉइंट ढूंढा और शालिनी के लिए मसाज शुरू की। उसकी बर्फ जैसी सफेद पीठ को छूना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी त्वचा नरम और रेशमी थी, जैसे वो सिल्क को छू रहा हो। मसाज का मकसद था सर्कुलेशन बेहतर करना और थकान कम करना। बहुत अच्छा लग रहा है, शालिनी मसाज से मना करना चाहती थी, लेकिन अभय के हाथों से उसकी बॉडी की थकान तुरंत कम हो गई। ये आरामदायक था तो उसने अभय को मसाज जारी रखने दिया। अभय के हाथ उसकी नरम पीठ पर मसाज कर रहे थे। जैसे ही वो उसकी पूरी बॉडी की मसाज करने की तैयारी कर रहा था, फोन की घंटी बजी। अभय बहुत नाराज था। कौन फोन कर रहा है? अभी क्यों कर रहा है? कितना इरिटेटिंग है। उसने फोन निकाला और उसका चेहरा बदल गया जब उसे पता चला कि रूपा सिन्हा का कॉल था। प्यारे, जाओ अपना फोन उठाओ। तुम्हें मुझे मसाज करने की जरूरत नहीं, शालिनी ने जल्दी से अभय को कॉल उठाने को कहा। ऑफिस में अभय का उसे मसाज देना बहुत खतरनाक था। शालिनी को डर था कि कहीं कोई देख न ले, तो वो चाहती थी कि वो जल्दी ऑफिस से निकले। जाहिर है शालिनी को नहीं पता था कि फोन पर रूपा सिन्हा थी, वरना वो अभय को कॉल उठाने को नहीं कहती। अभय को भी डर था कि शालिनी को पता न चल जाए, तो वो जल्दी से बाहर चला गया। गंदीदी, क्या हुआ? अभय ने धीमी आवाज में कहा और एक कोने में चला गया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मेरे साथ मूवी देखने चलो। मैं ऑस्कर सिनेमा में हूं, रूपा सिन्हा ने मोहक लहजे में कहा। मैं अभी बिजी हूं। किसी और दिन कैसे रहेगा? अभय शालिनी की मसाज जारी रखना चाहता था तो सिनेमा जाना उसके लिए मुश्किल था। मैं तुम्हें 20 मिनट देती हूं। अगर तुम नहीं आए तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे, रूपा सिन्हा ने कहा और फोन काट दिया। अभय को फोन की बीपिंग सुनाई दी। कमबख्त, बात खत्म होने के बाद काटते ना। अभय अवाक और उदास था, लेकिन उसे पता था कि उसे आज रूपा सिन्हा के साथ मूवी देखनी होगी, क्योंकि उसने पिछली बार उसे गुस्सा दिलाया था। अगर वो आज नहीं गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। ऑस्कर सिनेमा तियान हुआ सिटी स्टेडियम में था। ये वही जगह थी जहां अभय और शालिनी ने फ्रूट सलाद खाया था। अभय ने श्यामली वर्मा से दिन की छुट्टी मांगी और टैक्सी लेकर ऑस्कर सिनेमा की तरफ चला गया। गंदीदी, मैं पहुंच गया। अभय ऑस्कर सिनेमा पहुंचा और तुरंत रूपा सिन्हा को देखा, जो लोगों में सबसे अलग दिख रही थी। रूपा सिन्हा ने लाल ड्रेस पहनी थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, उसका चेहरा मोहक था और उसकी बॉडी सेक्सी थी। वो सिनेमा के एंट्रेंस पर लाल गुलाब की तरह खड़ी थी और अनगिनत नजरें उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तुम 10 मिनट लेट हो गए, मुझे तुम्हें कैसे सजा दूं? रूपा सिन्हा के सेक्सी चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसका चेहरा बुरे इरादों से भरा था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। हिम शिखर कॉरपोरेशन से ऑस्कर सिनेमा तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते थे। 20 मिनट में पहुंचना नामुमकिन था। रूपा सिन्हा ने जानबूझकर अभय को 20 मिनट में आने को कहा ताकि उसे परेशान कर सके। तो तुम मुझे कैसे सजा देने वाली हो? अभय सिन्हा थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी वो बस डरने का नाटक कर रहा था।
उसे रूपा सिन्हा से बिल्कुल डर नहीं लगता था, बस उसकी चालाकी से थोड़ा चिढ़ था। पिछली बार उसने बड़ी गलतफहमी पैदा की थी, जब शालिनी गुप्ता ने उसे सैनिटरी पैड्स खरीदते और औरतों के वॉशरूम में भेजते पकड़ा था। इसलिए अभय को समझ नहीं आ रहा था कि रूपा के उसे सजा देने की बात सुनकर क्या करें। अभय ने सोचा कि वो बाजी पलट देगा और पहल अपने हाथ में लेगा। गंदीदी, अगर तुम सचमुच नाराज हो तो मेरे कूल्हों पर मारकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन बहुत हल्के से अभय ने झुकते हुए कहा। उसने फैसला किया कि अपनी पहली बार उसे दे देगा ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। हरामजादे। रूपा का चेहरा लाल हो गया। वो उसे सजा देना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद छेड़ी जा रही थी। पहले की अपनी योजना के बजाय अब वो बस उसे पीटना चाहती थी। मैं तुम्हें खूब चिकोटी काटूंगी। अपने गुस्से को निकालने के लिए रूपा ने अपनी उंगलियां अभय के कंधे पर रखीं और चिकोटी काटना शुरू कर दिया। बचाओ, कत्ल हो रहा है। अभय चिल्लाते हुए आगे भागा। कमबख्त, वही रुक, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रूपा अपने मोहक शरीर के साथ पीछे से उसका पीछा कर रही थी। वो सिनेमा के सामने एक प्यारे जोड़े की तरह एक दूसरे को छेड़ रहे थे और पीछा कर रहे थे, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। चाहे कहीं भी हो, एक खूबसूरत लड़की और हैंडसम लड़का हमेशा सबका ध्यान खींचते हैं। अभय ने 100 रुपए से 2 मूवी टिकट खरीदे। सीट नंबर पहली पंक्ति में 8 और 9 थे। पहली पंक्ति की सीटें सबसे अच्छी थी क्योंकि वो स्क्रीन के सबसे करीब थी। इसके अलावा सीट 8 और 9 बीच में थी, जो पूरे हॉल की सबसे अच्छी सीटें थी। मूवी अभी लोगों से भरी थी, जिसका मतलब था कि मूवी शुरू होने वाली थी। हमारी सीटों पर कोई बैठा है? अभय और रूपा ने देखा कि उनकी सीटों पर एक पीले बालों वाला गुंडा बैठा था। जब वो वहां पहुंचे, इस गुंडे ने अपने बाल पीले रंगे थे और कानों में छेद थे और कंधे पर टैटू थे। भाई साहब, ये मेरी सीट है, अभय ने अपनी बाईं तरफ बैठे पीले बालों वाले गुंडे से कहा। भाई, तुझे नहीं पता कि मैं यहां ऑस्कर सिनेमा का बड़ा बॉस हूं? तेरी सीट लेकर मैं तुझे इस दे रहा हूं। पीले बालों वाला गुंडा अभय को तिरस्कार से देखते हुए बोला। उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये पीला बालों वाला सिनेमा में गुंडा था। कई लोग उससे परेशान थे और सब उससे बचते थे क्योंकि वो गुंडा था। वाह, क्या खूबसूरत लड़की! सिर उठाते ही पीले बालों वाला गुंडा रूपा को देखकर लार टपकाने लगा। ये हमारी सीटें हैं, कृपया दूसरी जगह जाइए क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है। रूपा ने पीले बालों वाले को गुस्से से घूरा। वो इस पीले बालों वाले गुंडे से बहुत नाराज और चिढ़ी हुई थी। खूबसूरत, मेरे पास यहां तेरे लिए सीट है, यहां आप। पीले बालों वाला गुंडा रूपा को मुस्कुराया और अपने बगल की सीट की तरफ इशारा करते हुए उसे देखने लगा। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, पीले बालों वाला गुंडा अपने मन में सोच रहा था। खूबसूरत लड़कियों को छेड़ना और कमजोर लड़कों को धमकाना उसकी 2 पसंदीदा चीजें थी। वो एक हरामजादा था। पीले बालों वाले कमबख्त, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये मेरी सीट है, अभी चले जाओ। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए गुंडे से ठंडे लहजे में कहा। अभय गुस्से में था क्योंकि ये पीले बालों वाला गुंडा न सिर्फ उसकी सीट ले रहा था, बल्कि रूपा को छेड़ भी रहा था। अभय का अपना नियम था, वो कभी ताकतवर होने के बावजूद किसी को नहीं सताता था। जब तक लोग मेरे निजी दायरे में दखल न दें, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये उसका सिद्धांत था। उसने पीले बालों वाले गुंडे को सजा देने से पहले एक मौका देने का फैसला किया। भाई, मेरे सीट लेना, तुझे इस देना है। लड़की यहां छोड़ और निकल ले। पीले बालों वाला गुंडा सीट से उठा और अभय की तरफ तिरस्कार से हंसते हुए बढ़ा। लोग पीछे हटने लगे जब उन्हें लगा कि लड़ाई शुरू होने वाली है। ये पीले बालों वाला गुंडा इस सिनेमा के आसपास कुख्यात था और सब उससे डरते थे। आज इसे छोड़ दो, हम नहीं देखते, चलते हैं। रूपा घबरा गई और अभय से कहा, क्योंकि उसे डर था कि वो पिट जाएगा। फिक्र मत करो,
वो बस एक गुंडा है, मैं इसे संभालूंगा। अभय ने धीरे से कहा, पीले बालों को गंभीरता से नहीं लिया। कमबख्त, मेरे मुंह पर मुझे छेड़ने की हिम्मत। पीले बालों वाला गुंडा गुस्से में आ गया कि अभय उसे उसके मुंह पर बेइज्जत कर रहा था। पीले बालों वाले गुंडे ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई और अभय को थप्पड़ मारने की कोशिश की चिल्लाते हुए। सावधान, रूपा ने अभय को चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि पीले बालों वाला उसे मुक्का मारने वाला था। हालांकि वो हमेशा अभय से लड़ती थी, फिर भी उसे उसकी फिक्र थी और नहीं चाहती थी कि उसे चोट लगे। जबकि अभय अभी भी रूपा की तरफ मुस्कुरा रहा था, उसने पीले बालों वाले गुंडे की कलाई पकड़ ली। भाई, मेरे हाथ को छोड़, पीले बालों वाले गुंडे ने आक्रामक ढंग से कहा जब उसकी कलाई अभय ने पकड़ ली। क्या तूने अभी मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की? अभय ने मुस्कुराते हुए पीले बालों वाले की कलाई हल्के से मरोड़ी, जिससे वो पागल हो गया। कमबख्त, मुझे छोड़ और मुझे तुझे थप्पड़ मारने दे, वरना तू बहुत मरेगा। पीले बालों वाला गुंडा अभय को गुस्से से धमकाने लगा। अभी भी मुझसे बकवास कर रहा है, अभी भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। अभय उस पल में पीले बालों वाले गुंडे पर हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। पा, अभय ने गुंडे के मुंह पर थप्पड़ मारा, यहां तक कि उसके कुछ दांत भी तोड़ दिए। कमबख्त, तूने मुझे मारा। गुंडा अभय को गुस्से से घूरा, अपनी सूजी हुई गाल पकड़ते हुए। वो इस इलाके में कुख्यात गुंडा था जो धमकाने के लिए जाना जाता था। अगर वो किसी से पीट जाता और वापस नहीं लेता तो उसकी इज्जत चली जाती। ताकत के अलावा समाज में घुलने मिलने के लिए इज्जत अगली सबसे अहम चीज थी। प्यू, गुंडे ने एक आर्मी चाकू निकाला। एक साधारण उंगली के दबाव से 20 सेंटीमीटर लंबी ब्लेड बाहर निकल आई। तेज ब्लेड रोशनी में चमक रही थी, डरावनी ठंडी चमक दिखा रही थी। इस तरह का चाकू अगर दिल जैसे अहम अंग में घुस जाए तो दर्दनाक मौत हो सकती थी। भाई, मेरे लिए अपने हाथ नीचे कर दे। सिक्योरिटी वाला गुंडे के पास आया और उससे अच्छे से बात करने लगा। हालांकि ये सिक्योरिटी वाला करीब 5 फीट 11 इंच का था, फिर भी वो गुंडे से अच्छे लहजे में बात कर रहा था। उसे गुंडे से डर नहीं लगता था। उसे जो डर था वो उसके पीछे की ताकत से था। वो उस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। निकल ले, गुंडे ने सिक्योरिटी वाले को घूरते हुए चिल्लाया। इस इलाके के गुंडे के तौर पर वो सिक्योरिटी वाले की बात की परवाह भी नहीं करता था। भाई, आप इसे पीट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे चाकू से मार देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे लिए इसे छोड़ दे। आज की मूवी मेरे खर्चे पर। सिक्योरिटी वाला गुंडे को मनाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो सिनेमा में किसी को मरने नहीं दे सकता। अगर तूने मुझे रोका तो पहले तुझे चाकू मारूंगा। कैसे रहेगा हूं? गुंडे ने सिक्योरिटी वाले की तरफ चाकू उठाया, ठंडे लहजे में कहा। सिक्योरिटी वाला गुंडे की बात सुनकर डर गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने उसकी परवाह करना छोड़ दिया, अपनी जान ज्यादा अहम थी। कमबख्त, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं आज तुझे मार डालूंगा। गुंडा अपनी आर्मी चाकू के साथ अभय की तरफ बढ़ने लगा। अब क्या करे, पुलिस को बुला ले। रूपा सिन्हा ने चिंता से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की जब उसने पीले बालों वाले गुंडे को आर्मी चाकू निकालते देखा। उसे इस वक्त अभय को मूवी के लिए बुलाने का पछतावा होने लगा था। अगर अभय को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर गिल्ट में रहेगी। पुलिस मत बुलाओ, इस गुंडे से निपटना मेरे लिए आसान है। अभय ने रूपा का हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया। ये गुंडा उसके लिए खतरा भी नहीं था। वो एक पैर हिलाकर इसकी धुनाई कर सकता था। कमबख्त, तू मुझे आसान कह रहा है? मरना चाहता है? पीले बालों वाला गुंडा अभय की बात सुनकर गुस्से से चेहरा बदल गया। पीले बालों वाले गुंडे ने फिर चाकू अभय की तरफ बढ़ाया, चिल्लाते हुए। ये जानलेवा चाकू खतरनाक लग रहा था, क्योंकि अगर ये अभय को लग जाता तो गंभीर चोट हो सकती थी। बैंग! अभय ने अचानक बिजली की तेजी से अपना दाया पैर बढ़ाया
और पीले बालों वाले गुंडे के पेट पर जोर से लात मारी। वो कुछ मीटर दूर धकेल दिया गया और जमीन पर जोर से गिरा। खांसी खांसी पीले बालों वाला गुंडा एक मुंह खून थूककर बेहोश हो गया। वाह! रूपा अभय से प्रभावित हुई और उसे हैरानी से देखने लगी। ये जवान लड़का साधारण नहीं था। आसपास के लोग भी हैरान थे और अभय को मुंह खोले देख रहे थे। सच कहें तो ये पीले बालों वाला गुंडा एक कुख्यात गली का गुंडा था और इस मूवी थिएटर में आने वाले सब उसे जानते थे। उसने बहुत सारे लोगों से लड़ाई की थी और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया था। अब वो अभय से लात खाकर बेहोश हो गया था। सबको राहत थी क्योंकि उसे आखिरकार वो सजा मिली जिसका वो हकदार था। मूवी शुरू हो गई, चलो बैठकर देखते हैं। अभय ने रूपा का हाथ पकड़ा और उसे सीट तक ले गया। रूपा के छोटे हाथ नरम थे जिन्हें पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। अभय इसके लिए बहुत तैयार था। रूपा आज थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो अभय के साथ अच्छी थी और उसे अपना हाथ भी पकड़ने दे रही थी। मूवी का नाम था ज़ॉम्बी फ्रॉम द माउंटेन। ये कुछ लोगों के बारे में थी जो बाहर कैंपिंग करते वक्त एक आत्मा को बुलाते हैं और जंगल में भूथा हो जाते हैं। मर्दों को आमतौर पर हॉरर मूवीज देखना पसंद होता है क्योंकि ये ज्यादा रोमांचक लगती है। वही लड़कियां इस तरह की मूवीज पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें डर लगता है। आह! रूपा ने स्क्रीन पर भूत देखकर अचानक चीख मारी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो अभय की बाहों में झुक गई। मुझे डर लग रहा है, रूपा ने कहा, फिर भी उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रही। औरतें औरतें ही होती है। वो हॉरर मूवीज देखना नहीं छोड़ती भले ही उन्हें पता हो कि डर लगेगा। डर मत, मैं यहां हूं। अभय ने मुस्कुराते हुए रूपा को अपनी बाहों में लिया। उसे मूवीज पसंद थी, खासकर हॉरर मूवीज, क्योंकि औरतें सहज रूप से उसकी बाहों में छिप जाती थी। कितनी अच्छी खुशबू और कितना नरम लग रहा था। अभय रूपा की खुशबू सूंघने और उसकी नरम कमर पकड़ने का मजा ले रहा था। उसका शरीर इतना नरम था जैसे पानी से बना हो, जो छूने में बहुत अच्छा लग रहा था। रूपा आज थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि हालांकि उसे पता था कि अभय उसका फायदा उठा रहा है, फिर भी उसने उसे करने दिया और बिल्कुल नाराज नहीं हुई। अभय इसलिए खुश था क्योंकि रूपा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपना हाथ उसकी पीठ से नीचे उसके कूल्हों तक ले गया। रूपा के कूल्हे नरम और चिकने थे जिन्हें छूने में अभय को मजा आ रहा था। अभय अपना हाथ रूपा के शरीर पर चलाता रहा। रूपा को भी कुछ रिएक्शन होता दिखा। उसने अपने होंठ हल्के से खोले और तेज सांसें लेती रही, जबकि उसके नाजुक चेहरे पर पसीना आ गया। दोनों मूवी थिएटर में फ्लर्ट कर रहे थे, जबकि बाकी लोग मूवी पर ध्यान दे रहे थे और अभी उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे थे। कमबख्त, तूने मुझे मारा, मैं तुझे मरवा दूंगा। पीले बालों वाला गुंडा अचानक जाग गया और अभय को रूपा के साथ फ्लर्ट करते देख गुस्से से घूरने लगा। उसे पता था कि वो अभय से लड़ नहीं सकता और उसने अपने बॉस से उसे सजा दिलाने का फैसला किया। अगर कोई मर्द अपनी लड़की के साथ मूवी थिएटर जाता है तो वो अक्सर मूवी देखने के बजाय गंदी हरकतें करने आता है। यही अभय और रूपा कर रहे थे। कुछ लोग तो इतने खुले थे कि कोने में सेक्स शुरू कर चुके थे। आजकल का समाज बहुत खुला हो गया था। मूवी थिएटर जोड़ों के लिए शानदार जगह बन गया था। 2 घंटे बाद मूवी खत्म होने के बाद अभय ने भी रूपा का पूरा फायदा उठा लिया था। उसने उसके शरीर के हर हिस्से को छुआ था। मैं जेंटलमैन हूं, किसी ने तुम्हें मेरी बाहों में आने को मजबूर नहीं किया। अभय ने अपने लिए बहाना ढूंढा। क्या मूवी पहले ही खत्म हो गई? रूपा अभी और देखना चाहती थी, लेकिन जब कई लोग बाहर जाने लगे तो वो भी बाहर चल पड़ी। उसे अच्छे से पता था कि अभय ने उसके साथ क्या किया, हालांकि वो इसे कबूल नहीं करेगी क्योंकि औरतें आमतौर पर इसमें शर्माती हैं, और उसने खुद अभय को अपना फायदा उठाने दिया था। गड़गड़ाहट, रूपा का पेट गड़गड़ाने लगा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पेट पकड़ा। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं, रूपा ने
अभय के हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। जरूर अभय को भी थोड़ी भूख लगी थी। दोनों फिर पास के ढाबे की तरफ चल पड़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले एक गुंडों के झुंड ने उन्हें रोक लिया। झुंड का लीडर एक बड़ा मजबूत लड़का था। उसके बगल में वही पीले बालों वाला गुंडा खड़ा था जिसे अभय ने मूवी थिएटर में उड़ा दिया था। उसके अलावा बड़े लड़के के पीछे 10 और गुंडे थे। किरण भाई, ये वही है जिसने मुझे मारा। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। पीले बालों वाला गुंडा अभय की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए शिकायत की। किरण ने अपनी भौएं, सिकोड़ी और पीले बालों वाले की बात सुनकर गुस्से से घूरा। किरण आगे बढ़ते हुए अचानक अभय को देखकर डर से जम गया। शैतान, फिर से ये शैतान। किरण कांपने लगा, क्योंकि वो कभी नहीं भूल सकता था कि उसके बॉस विक्रम की अभय ने उनके सामने ही धुनाई की थी। विक्रम 0 डिग्री बार का बॉस था और किरण उसका गुंडा था। पहले जब वो अभय से लड़े थे तो सबको उसने अकेले ही ढेर कर दिया था। बड़े भाई, मुझे नहीं पता था कि आप यहां हैं, मुझे माफ करें। किरण अभय के पास गया और हकलाते हुए झुक गया। उसने बहुत विनम्र लहजे में बात की जो चापलूसी जैसी लग रही थी, क्योंकि वो अभय को नाराज नहीं करना चाहता था। हूं, तुम्हारे गुंडे ने कहा था कि वो किसी को बुलाकर मुझे सजा दिलाएगा। क्या वो तुम हो? अभय ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए किरण को देखा। बड़े भाई, मेरी गलती है कि मैंने इसे ठीक से नहीं सिखाया। किरण इतना डर गया था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो अभय से लगातार माफी मांगता रहा। जब उसने उसकी बात सुनी, उसे पता था कि अभय कितना डरावना है। खुद को छोड़ दें तो उसके सारे आदमी मिलकर भी अभय के लिए खतरा नहीं थे। क्या बात है? ये क्या हो रहा है? पीले बालों वाला गुंडा पूरी तरह हैरान था। किरण उसका सबसे भरोसेमंद लीडर था, लेकिन अब उसका भरोसेमंद लीडर इस जवान लड़के को भाई कह रहा था। पीले बालों वाले गुंडे को लगा जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हों। उसे हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि उसने शायद किसी ताकतवर शख्स से पंगा ले लिया। कमबख्त, तूने कहा कि तू बड़े भाई अभय को सजा देगा? किरण पीले बालों वाले गुंडे को आक्रामक ढंग से घूर रहा था। किरण की बात सुनकर पीले बालों वाले गुंडे का मुंह खुला रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो इस वक्त बहुत डर गया था। चटाक! किरण ने अपनी हथेली बढ़ाई और पीले बालों वाले को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो 3 बार घूमकर जमीन पर गिरा। उसका सिर चकराया और चेहरा सूज गया। किरण भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पीले बालों वाला गुंडा अपना चेहरा पकड़ते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था। कमबख्त, तू मेरे बड़े भाई अभय से भी पंगा लेने की हिम्मत करता है। मैं तेरी धुनाई करूंगा। किरण को और गुस्सा आ गया जब उसे याद आया कि पीले बालों वाले ने उसे अभय को सजा देने को कहा था। अभय सिन्ह कौन है? वो एक सुपर ह्यूमन है जो विक्रम को भी पीट सकता है। तूने किसी और से पंगा क्यों नहीं लिया, इससे लिया? किरण मन ही मन बड़बड़ाते हुए और गुस्से में आ गया। चटाक! किरण ने पीले बालों वाले को लगातार थप्पड़ मारे कि उसका चेहरा सूजा हुआ गेंद बन गया और कुछ दांत भी टूट गए। लेकिन उसे लगा कि ये काफी नहीं है, तो उसने पीले बालों वाले के पेट में लात मारी और उसे दूर उड़ा दिया। सब सुनो, ये बड़े भाई अभय है। अब से कोई इनसे पंगा नहीं लेगा, समझे? किरण ने अपने 10 गुंडों पर चिल्लाया। उसे पता था कि सामने वाला लड़का एक डरावना शैतान है जिसके पास जबरदस्त ताकत है। उसने अपने गुंडों को चेतावनी दी कि उनसे पंगा न ले, वरना वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। हाय बड़े भाई अभय! 10 गुंडों ने जोर से अभय को अभिवादन किया। इन गुंडों को किरण पर बहुत भरोसा था। अगर किरण भी इस जवान लड़के से डरता था तो वो जरूर कोई ताकतवर शख्स होगा, इसलिए उसे बड़े भाई अभय कहना ठीक था। जो लोग थोड़े वक्त से गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी नजर तेज होती है। वो किरण के रवैये से समझ सकते थे कि अभय कितना मजबूत है। पता नहीं था कि गुंडों का बॉस भी तुम्हें बड़ा भाई कहता है। रूपा हैरान थी और अभय को अजीब ढंग से देख रही थी। इस लड़के में बहुत सारे छुपे राज थे
जो रूपा को उसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक कर रहे थे। मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं, अभय ने ज्यादा समझाए बिना मुस्कुराया। वो पहले जंग के मैदान में रहता था और विदेश में तरह तरह के खतरों का सामना करता था। वो उन पुरानी यादों को फिर से याद नहीं करना चाहता था। मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, रूपा ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। ठीक है, अभय ने मुस्कुराया और रूपा के साथ चला गया। उसने उसके चेहरे का भाव नहीं देखा, वरना उसे कुछ गड़बड़ लगता और शक होता। रूपा आज बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने न सिर्फ अभय के साथ मूवी देखी, बल्कि मूवी थिएटर में उसकी बाहों में गई और उसे अपने पूरे शरीर को छूने दिया। कुल मिलाकर रूपा आज पूरी तरह अलग इंसान लग रही थी। वो गुंडे किरण के नेतृत्व में चले गए। कोई भी इस शैतान से पंगा नहीं लेना चाहता था। रूपा ने अपनी मासेराती में अभय को ड्राइव किया और जल्दी अपने घर पहुंच गई, विला नंबर 14। घर पहुंचने के बाद रूपा ने अभय को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और वो कपड़े बदलने चली गई। जल्दी ही वो लाल लेस ड्रेस में बाहर आई। वो अपनी गोरी त्वचा और चमकती आंखों के साथ मोहक लग रही थी, जो वो बार बार झपका रही थी। उसका बड़ा सीना, मजबूत कूल्हे और लंबी टांगे ड्रेस के नीचे आधे छुपे थे, जो एक परफेक्ट शेप बना रहे थे। उसका शरीर मोहकता और आकर्षण का मिश्रण था। फुश, अभय की नाक से खून बहने लगा जब उसने रूपा का शरीर देखा। इस लड़की ने अंडरवेयर भी नहीं पहना था। अभय की नाक से खून कैसे न बहता? रूपा इतनी मोहक और खूबसूरत थी कि सिर्फ इतने से अभय की नाक से खून बह सकता था। अभय उसके सीने और नीचे की छाया को भी देख सकता था। आप समझ गए होंगे कि क्या है। क्या ये लड़की मुझे लुभा रही है? अभय को पता था कि रूपा ने जानबूझकर ऐसा पहना है। ये लड़की आज पागल हो गई थी और सचमुच उसे लुभा रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें आज मूवी के लिए क्यों बुलाया? रूपा अभय के पास आई और मोहक ढंग से पूछा। नहीं, अभय ने सिर हिलाया। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ मूवी देखो, रूपा ने मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजानी भावना थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला सकता था। अभय ने रूपा का चेहरा सहलाते हुए मुस्कुराया। तुम सबसे अच्छा गिफ्ट हो। मेरे जन्मदिन के लिए पीते हैं, रूपा ने अभय और खुद के लिए वाइन डाली और दोनों ने पीना शुरू किया। खांसी खांसी रूपा पहला घूंट लेते ही खांसने लगी। उसने इतनी तेजी से पिया कि कुछ घूंट में ही खत्म कर दिया। धीरे पियो, अभय ने रूपा को खांसते देखकर कहा। उसे लग रहा था कि रूपा ने कुछ झेला होगा, वरना वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती और पीती नहीं। अभय के नजरिए में रूपा ऐसी आसान लड़की नहीं थी। उसे मेडिकल स्किल्स पता थी और वो बता सकता था कि वो अभी भी कुंवारी थी। कुछ और ही था जिसने उसे ऐसा बनाया। आज मेरा जन्मदिन है, चलो नशे में डूब जाए। चीयर्स, रूपा ने पहला ग्लास खत्म करने के बाद फिर से डाला और पी लिया। रूपा को पागलों की तरह पीते देख अभय ने भी उसके साथ पीने का फैसला किया। दोनों पीते रहे और वाइन की बोतलें खत्म करते गए। आखिर में रूपा को लगा कि वाइन काफी मजबूत नहीं है, तो उसने शराब निकाली और शॉट्स लेना शुरू किया। रेड वाइन और शॉट्स के मिश्रण ने उन्हें तेजी से नशे में डुबो दिया। जल्दी ही दोनों बहुत सारा अल्कोहल पीने की वजह से नशे में हो गए। अभय आमतौर पर नशे में नहीं होता, लेकिन इतना पीने से उसे हल्का नशा हो गया था। क्या तुम्हें लगता है मैं खूबसूरत हूं? रूपा ने नशे में अभय का चेहरा छूते हुए पूछा। बिल्कुल, तुम खूबसूरत हो। तुम सबसे खूबसूरत औरत हो। अभय ने एक और शॉट लिया और नशे में कहा। रूपा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गाल सेब की तरह लाल थे, उसकी पानी भरी आंखें आकाश के छोटे सितारों की तरह चमक रही थी और उसका हिलता सीना हनीड्यू की तरह स्वादिष्ट लग रहा था। अगर तुम्हें लगता है मैं खूबसूरत हूं तो फिर किसका इंतजार है? मुझे बिस्तर पर ले चलो, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बिस्तर पर ले चलो। रूपा सिन्हा के इन शब्दों ने
अभय सिन्हा को तुरंत उत्तेजित कर दिया। उसके शरीर में हार्मोन का स्तर बढ़ने लगा। हर मर्द इन शब्दों को सुनते ही संकेत समझ जाता है। इसका मतलब है कि औरत कम से कम भावनात्मक रूप से उस मर्द के लिए गिर गई है। अगर कोई औरत किसी मर्द को नापसंद करती है तो वो कभी मुझे बिस्तर पर ले चलो नहीं कहेगी। रूपा मुझे पसंद करती है। अभय अभी भी थोड़ा हैरान था और खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बेवकूफ, किसका इंतजार कर रहा है? जल्दी कर, रूपा ने अभय का हैरान चेहरा देखकर मोहक मुस्कान के साथ शिकायत की, जो काफी आकर्षक लग रही थी। ठीक है, अभय किसी खूबसूरत लड़की के ऑफर को जरूर नहीं छोड़ता। उसे अभी बहुत चक्कर आ रहा था, क्योंकि रूपा उसके सामने इतनी मोहक और आकर्षक थी कि उसने उसे पूरी तरह उत्तेजित कर दिया था। अभय ने फिर रूपा को उठाया और बेडरूम की तरफ बढ़ा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक बड़ा गुलाबी बिस्तर। अभय और रूपा दोनों उत्तेजित थे। रूपा का चेहरा नशे में लाल था और उसे लग रहा था कि वो तेज गर्मी से घिरी हुई है। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका सिर हल्का हो गया था। शराब के नशे में दोनों चक्कर खा रहे थे और अपनी मानवीय प्रवृत्ति से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। गुलाबी कमरा फिर तेज हार्मोन से भर गया, जबकि कपड़े फर्श पर हर तरफ बिखरे हुए थे। अभय को लगा जैसे वो एक शानदार सपना देख रहा हो। उसने एक शानदार बर्फीली चोटी देखी और अपने हाथों से किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये बहुत नरम और कोमल लग रहा था और उसके चारों तरफ मिठास भरी खुशबू फैल रही थी। रूपा को अचानक तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और संघर्ष से भौहें चढ़ा ली। बेडशीट पर खून की बूंदें रह गई। वो औरत बन गई थी। तेज दर्द के बाद फिर सुख का एहसास हुआ, जिसे रूपा ने लालच से और मांगते हुए मजा लिया। इन दोनों का ऐसा शानदार अंतरंग पल था। वो बेडरूम से बालकनी तक गए और आखिर में किचन तक पहुंचे। अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की से फर्श पर आई और सूरज उगने के साथ कुछ रोशनी के धब्बे छोड़ गई। पूरा कमरा गर्मी और आलस से घिरा था। रूपा ने अपनी आंखें खोली और अपने बगल में सोए मर्द को देखा। उसके मन में अब एक अनजानी भावना थी, क्योंकि उसकी पहली बार इस मर्द ने ली थी, लेकिन उसे पता था कि वो भी यही चाहती थी। दोनों ने पूरी रात बहुत अच्छा वक्त बिताया था। बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर उसकी भावनाएं और उलझ गई। उसने अपने दर्द भरे शरीर के साथ बेडशीट का वो हिस्सा काट लिया जहां खून के धब्बे थे और उसे ध्यान से रख लिया। आखिरकार ये उसकी पहली बार थी। वो इसे याद के तौर पर रखना चाहती थी। जब रूपा ने बेडशीट का खून वाला टुकड़ा रखा और पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अभय उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। आह, गंदे, तू क्या देख रहा है? रूपा ने चेहरा बदलते हुए जोर से चीखी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पूरी तरह नंगी थी। गंदीदी, हम पहले ही साथ सो चुके हैं। अब तुम्हें किस बात की फिक्र है? हूं। अभय ने उसे कामुक ढंग से देखते हुए मुस्कुराया। गंदे, तू क्या चाहता है? रूपा डरते हुए पीछे हटी जब उसने अभय की नजर देखी। मैं क्या चाहता हूं? जाहिर है वही जो हमने कल रात किया। अभय ने मुस्कुराते हुए रूपा की तरफ दौड़ लगाई। उसने उसे उठाया और बिस्तर पर फेंक दिया। अभय रूपा के ऊपर भूखे बाघ की तरह चढ़ गया ठीक जब वो शुरू करने वाला था कि फोन की घंटी बजी, जिससे वो परेशान हो गया। जो भी कॉल कर रहा था वो बहुत तंग करने वाला था। अभी क्यों कॉल करना था? अभय ने अपना फोन निकाला और काटने की कोशिश की, लेकिन गलती से पिकअप बटन दब गया। तू अभी कहाँ है? शालिनी गुप्ता ने फोन के दूसरी तरफ शक भरे लहजे में पूछा। शालिनी की आवाज सुनते ही अभय डर से कांप गया। उसकी उत्तेजना तुरंत गायब हो गई। भगवान, ये उसकी बीवी का कॉल था। बॉस, आपको मुझसे क्या चाहिए? अभय ने फोन पकड़ते हुए कोने में धीरे से पूछा। अभय की हिम्मत नहीं थी कि रूपा के सामने अपनी बॉस को बीवी कहे। अगर रूपा को पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ जाता।
तू कल रात घर क्यों नहीं आया? शालिनी ने शक भरे ठंडे लहजे में पूछा। शालिनी अभय के साथ रहती थी क्योंकि वो उसकी बीवी थी। उसे पता था कि वो घर नहीं आया क्योंकि उसने उसे सुबह से घर में नहीं देखा था। शादी के बाद से अभय हमेशा घर पर सोता था, यहां तक कि जब वो लड़ते थे और तलाक लेने वाले थे तब भी। शालिनी को कुछ अजीब और खाली सा लगा क्योंकि ये पहली बार था जब अभय रात को घर नहीं आया और सोया नहीं। बॉस, मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी और होटल में सो गया, अभय ने भौहे सिकोड़ते हुए बहाना बनाया। कितना बेकार बहाना! रूपा ने होंठ मरोड़ते हुए अभय को तिरस्कार से देखा। लगता है मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। क्या तूने कल रात किसी दूसरी औरत के साथ सोया? शालिनी की सुनने की शक्ति तेज थी और उसने रूपा की आवाज पकड़ ली, हालांकि वो सिर्फ बुदबुदा रही थी। बॉस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक सम्मानित जेंटलमैन हूं। मैं दूसरी औरतों के साथ कैसे सो सकता हूं? अभय ने रूपा को चुप रहने का इशारा किया और उसे बोलने से मना किया, लेकिन रूपा ने हंसते हुए कुछ शरारती ख्याल निकाले जब उसने सुना कि शालिनी फोन पर है। चूंकि शालिनी उसकी दुश्मन थी तो उसे कुछ करना ही था अगर शालिनी अब अभय को कॉल कर रही थी। आउच अभय, तूने मुझे चोट पहुंचाई, रूपा ने चीख मारी। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि लोगों को उत्तेजित कर दे। अभय सिंह, तू कमबख्त दूसरी औरतों के साथ सोने की हिम्मत करता है, शालिनी ने रूपा की आवाज सुनकर गुस्से से कहा। प्रेसिडेंट, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, अभय ने चेहरा बदलते हुए चिंता से समझाया। अभी कंपनी आ, वरना तुझे पता है क्या होगा। शालिनी ने बात खत्म करते ही फोन काट दिया। अभय को अभी भी बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। कमबख्त, मेरी बीवी गुस्से में है। अभय चिंतित और परेशान हो गया। ये सब इस शरारती लड़की की वजह से है। अभय ने भौहे सिकोड़ते हुए रूपा को घूरा। अगर शालिनी ने उसे अभी कंपनी न बुलाया होता तो वो जरूर इसके साथ कई दिन रात सोता। अरे, ये क्या नजरें हैं? क्या किसी ने अभी नहीं कहा कि वो मेरे साथ कई दिन रात सोना चाहता है? रूपा ने मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। छोटी चुड़ैल, इस बार तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन भविष्य में तुझे सजा दूंगा। अभय ने रूपा को गुस्से से घूरा और कमरे से बाहर निकलकर कंपनी की तरफ बढ़ गया। फोन पर आवाज में हल्की चेतावनी थी जो रूपा सिन्हा को संबोधित थी। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है, अभय सिंह से दूर रहो वरना वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पिताजी, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दादाजी ने मुझे बताया है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है और हमारे लिए बेहतर है कि हम उसे परेशान न करें। रूपा ने अपने पिता की चेतावनी सुनकर अचानक चेहरा बदल लिया और तीसरे दादाजी का जिक्र किया। उसके तीसरे दादाजी कुछ रहस्यमयी राज जानते थे क्योंकि वो पहले एक सैन्य क्षेत्र में कमांडर के तौर पर काम करते थे। लेकिन फोन पर मौजूद शख्स जोर से हंसने लगा और बिना गंभीरता के बोला, असाधारण पृष्ठभूमि? मैंने अपनी जांच की है, अभय सिंह नवद्वीप के सिन्हा परिवार का नाती है। क्या आपने अभी कहा कि वो नवद्वीप के सिन्हा परिवार का नाती है? रूपा अपने पिता की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे पता था कि सिन्हा परिवार 4 कुलीन परिवारों में से एक है और भारत का सबसे बड़ा परिवार भी है। ये सिन्हा परिवार और वशिष्ठ परिवार की तरह एक ताकतवर अस्तित्व था। फिर अगर अभय सिन्हा परिवार का नाती था तो ये पूरी तरह समझ में आता था कि उसके तीसरे दादाजी उसकी देखभाल क्यों करते थे। लेकिन पिताजी, अगर वो सिन्हा परिवार का नाती है तो क्या हमें उससे दूर रहने के बजाय उसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखने चाहिए? रूपा ने उत्सुकता से पूछा। वो अपने परिवार का त्यागा हुआ बेटा है। उसके माता पिता कम उम्र में मर गए थे और उसे सिन्हा परिवार के मौजूदा मालिक ने नापसंद किया था। यानी उसके परिवार में उसकी कोई ताकत नहीं है। अगर हमें सिन्हा परिवार से रिश्ते रखने हैं तो हमें उनके मुख्य नातियों से रिश्ते रखने होंगे, फोन पर आवाज ने धीरे धीरे समझाया। अपने पिता की बात सुनकर रूपा को शक होने लगा। क्या ये सच है? अगर अभय को सिन्हा परिवार ने त्याग दिया था तो तीसरे दादाजी
उसकी तारीफ क्यों करते थे? क्या कोई त्यागा हुआ शख्स उसके तीसरे दादाजी, जो सरकार के सैन्य विभाग में कमांडर रह चुके थे, उनकी बार बार बताई अहमियत का हकदार था? उसे पता था कि उसके तीसरे दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि अपने पिता से भी ज्यादा स्नेह दिखाते थे। जो शख्स तीसरे दादाजी का पसंदीदा था, वो इतना साधारण कैसे हो सकता था? रूपा चाहे कुछ भी हो, अभय सिंह से सारे रिश्ते तोड़ दो और 1 महीने में नवद्वीप वापस आ जाओ। फोन पर शख्स ने बात खत्म करते ही कॉल काट दी। पिताजी, आपको यह भी नहीं पता कि मैंने अपनी कौमार्य अभय को दे दी है। रूपा फोन पर बीप की आवाज सुनते हुए बुदबुदाई। 1 महीना। रूपा कुछ उदास दिख रही थी। वो अपने पिता की बात जरूर नहीं मानेगी और पूर्वांचल शहर में बचे हुए वक्त में मजे करने का फैसला किया। सच कहें तो रूपा ने अपनी जिंदगी में कभी डेटिंग नहीं की थी। उसने इस महीने के बाकी वक्त में किसी को डेट करने का फैसला किया। डेटिंग पार्टनर की बात करें तो वो जाहिर है अभय सिंह ही होगा। इस वक्त अभय सिंह टैक्सी में हिम शिखर कॉरपोरेशन की तरफ जा रहा था। गगनचुंबी इमारतों को देखते हुए वो अभी भी परेशान था कि शालिनी गुप्ता को फोन पर रूपा की आवाज सुनाई देने की बात कैसे समझाएगा। बहुत से लोग सोच रहे थे कि अभय अपनी बीवी से इतना क्यों डरता है। वो अपनी बीवी से डरता नहीं था, बल्कि उसे प्यार करता था। शालिनी और उसके साथ पहले 2 हत्याओं का सामना करना पड़ा था और शालिनी अभय के दुश्मन की वजह से लगभग मर गई थी। इसलिए अभय हमेशा उसके प्रति गिल्ट महसूस करता था और उसे अपने प्रति रवैया दिखाने देता था। अभय 1 सेकंड में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ऑफिस में शालिनी गुप्ता अपने शांत और शानदार चेहरे, गोरी त्वचा और सीने व कूल्हों से बनी परफेक्ट बॉडी के साथ बेहद आकर्षक लग रही थी। वो बिना किसी मेकअप के प्राकृतिक सुंदरता थी। अभय हर बार उसकी असाधारण खूबसूरती से प्रभावित होता था जब वो उसे देखता था। तुझे अभी भी वापस आने की सुधाई? अभय सिन्हा को अंदर आते देख शालिनी गुप्ता के ठंडे लेकिन शालीन चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक दिखी। प्यारी, ये कंपनी है, जाहिर है मुझे काम के लिए वापस आना होगा, अभय ने हंसते हुए खुशी से कहा। उसे पता था कि जब शालिनी गुस्से में होती है तो चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि कहावत है, हंसते चेहरे पर हाथ नहीं उठता। मैं तुझसे पूछती हूं, फोन पर मुझे रूपा सिन्हा की आवाज क्यों सुनाई दी? अभी की आवाज के बारे में सोचते हुए शालिनी गुस्से में थी। उसे रूपा सिन्हा जैसी चालबाज औरतों से सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि वो हमेशा उसके पति को लुभाने की कोशिश करती थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति सचमुच रूपा सिन्हा के साथ उलझ रहा है। वो कैसे गुस्सा न होती? वो गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, बहुत बहुत गुस्से में। शालिनी के सवालों का सामना करते हुए अभय ने अपनी आंखें घुमाई और जल्दी से एक रणनीति सोची। प्यारी रूपा सिन्हा मुझे फंसा रही है। मत भूलो तुम और वो दुश्मन हो। तुझे मुझे फोन करते सुनकर उसने जानबूझकर वो कहा। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? लेकिन तू उसके साथ क्यों था? शालिनी ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए कहा और अभी भी शक में थी। प्यारी, मैं आज सुबह मोहल्ले से बाहर निकला तो उससे मिला। क्या तुझे भूल गया कि वो विला नंबर 14 में रहती है, जो हमारे घर के ठीक पीछे है? अभय का बनाया हुआ बहाना बहुत शानदार था, जिसने शालिनी का भरोसा और बढ़ा दिया, क्योंकि रूपा सिन्हा का विला सचमुच शालिनी के पीछे था। उस चालबाज रूपा सिन्हा के बारे में सोचते हुए वो सचमुच बहुत चालाक थी और जानबूझकर बोलकर उसे गुस्सा दिलाती थी। शालिनी ने अभय की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। छींक शालिनी ने अपने लाल होंठ खोले और अचानक छींक दी। प्यारी, क्या तुझे सर्दी हो गई? अभय का हैंडसम चेहरा चिंता से भर गया। उसकी प्यारी हमेशा स्वस्थ रहती थी। उसे नहीं पता था कि उसे सर्दी हो जाएगी। तो मौसम विभाग ने जो कहा कि तापमान ठंडा हो रहा है, वो सच था। हां, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। शालिनी ने सिर हिलाया, फिर उसने एक बार और छींक दी।
वो कल रात कई बार उठी थी। उसे सचमुच सर्दी हो गई थी। अब उसकी नाक बंद थी, सिर चकरा रहा था और वो लगातार छींक रही थी। प्यारी, मैं तुझे थोड़ी देर मसाज दे दूं? अभय जल्दी से शालिनी के पीछे गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मसाज तकनीक सचमुच बहुत अच्छी थी, जो कई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तक पहुंचती थी। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकती थी। मसाज से सर्दी ठीक हो सकती है। हाँ, मसाज शरीर की ठंडक को दूर कर सकती है, उसे बाहर निकाल सकती है। तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा तो फिर मसाज कर। शालिनी ने ठंडे और शालीन ढंग से मुस्कुराया और अभय से कहा। उसे पता था कि अभय की मसाज तकनीक शानदार है। पिछली बार उसने उसके कंधे की मसाज की थी और वो जल्दी ठीक हो गया था। अभय शालिनी के पीछे आया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और सिर के एक्यूपंक्चर पॉइंट से मसाज शुरू की। फिर सिर, गर्दन, कंधे और पीठ तक गया। शालिनी की बॉडी शानदार थी। उसकी कॉलरबोन जेड की तरह चमकदार थी और उसकी पीठ का कर्व परफेक्ट था। उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक थी। हथेली रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे बेहतरीन रेशम को छू रहा हो। बहुत आरामदायक लग रहा था। अभय ने शालिनी की पीठ के प्रेशर पॉइंट्स दबाए और उसके शरीर की ठंडक को बाहर निकाला। शरीर के अंदर की ठंडक और नमी को बाहर कर दिया। अभय की मसाज से शालिनी को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसकी नाक अब बंद नहीं थी। उसे अपने खून का दौरा ज्यादा सुचारू लग रहा था। तूने सचमुच मेरी सर्दी ठीक कर दी। शालिनी ने अपनी खुली नाक महसूस की। उसके ठंडे लेकिन शालीन चेहरे पर संतुष्टि की हल्की झलक दिखी। उसे नहीं लगा था कि अभय सचमुच उसकी सर्दी ठीक कर देगा। तो इस लड़के में सचमुच कुछ काबिलियत थी। प्यारी, थोड़ी और मसाज कर दूं? अभय ने हल्के से मुस्कुराया। शालिनी की चिकनी पीठ को छूते हुए हंसते हुए कहा। शालिनी की त्वचा बहुत अच्छी थी और सबसे बेहतरीन रेशम जैसी लगती थी। ये इतना आरामदायक था कि कोई इसे छूना बंद न कर सके। नहीं, अब काम का वक्त है। जल्दी सेल्स डिपार्टमेंट जा। शालिनी ने अभय के गंदे हाथों को सीधे हटाया और उसे जल्दी काम पर जाने को कहा। जाहिर है शालिनी के अभय को जल्दी जाने को कहने की वजह ये थी कि उसे डर था कि कोई देख न ले। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके रिश्ते के बारे में पता लगे। हिमशिखर कॉरपोरेशन की सीईओ होने के नाते उसे अपनी गरिमा और रहस्यमयी छवि बनाए रखनी थी। अच्छा प्यारी, मैं जा रहा हूं। अभय ने मुस्कुराया, पलटा और सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। बड़े भाई अभय, आप आखिरकार काम पर आए। एक हैरानी भरी आवाज आई। अभय ने पलटकर देखा तो पाया कि बोलने वाली श्यामली वर्मा थी। वो खूबसूरत थी और उसकी बड़ी आंखें आकाश के सितारों की तरह थी। वो जब झपकती थी तो बहुत आकर्षक लगती थी। उसकी त्वचा पोर्सिलेन गुड़िया जैसी थी जिसे लोग काटना चाहें। उसने आज हल्का नीला सूट पहना था जो उसके बड़े पपीते जैसे सीने को उभार रहा था, जैसे वो बाहर निकलने वाले हों। उसकी बॉडी का कर्व भी बहुत आकर्षक था। श्यामली दीदी, बहुत दिन बाद मिले। आप और खूबसूरत हो गई। अभय ने हंसते हुए छेड़ा। बड़े भाई अभय, आप हमेशा की तरह तारीफ करते हैं। अभय की तारीफ सुनकर श्यामली वर्मा के चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई। जाहिर है दूसरों ने भी श्यामली वर्मा की ऐसी तारीफ की थी, लेकिन उसने उन्हें सीधे नजरअंदाज कर दिया था। बड़े भाई अभय, आप इन 2 दिनों में कहाँ थे? श्यामली दीदी, हाल में मेरे पास कुछ काम था तो मैं काम पर नहीं आया। क्या किसी ने मेरी छुट्टी नहीं ली थी? बड़े भाई अभय, प्रेसिडेंट ने आपकी छुट्टी दी थी। बताओ, क्या आप और प्रेसिडेंट एक दूसरे को जानते हैं? श्यामली वर्मा के खूबसूरत चेहरे पर उत्सुकता की छाप थी। उसकी पलकें झपकी। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा बड़ा भाई अभय प्रेसिडेंट को जरूर जानता होगा। उसने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि सीईओ ने पहले कभी किसी की छुट्टी नहीं ली थी। अभय सिंह पहला था जिसकी उसने मदद की। वो तो मुझे अपनी बीवी को धन्यवाद देना चाहिए। अभय ने हंसते हुए कहा। क्या बीवी? तूने सीईओ को बीवी कहा? श्यामली वर्मा का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। उसकी आंखों में सुनहरे
छोटे सितारे चमकने लगे। फिर उसे लगा कि ये नामुमकिन है। सीईओ शालिनी गुप्ता पूर्वांचल शहर के नंबर 1 सुंदरी है। वो अभय सिंह की बीवी क्यों होगी? झूठे बड़े भाई, अभय आप बहुत बड़े झूठे हैं। प्रेसिडेंट की शादी नहीं हुई, वो आपकी बीवी कैसे हो सकती है? श्यामली वर्मा ने अपने खूबसूरत सिर को हिलाया। उसका चेहरा शक से भरा था। उसे लगा कि अभय सिंह बहुत बड़ा झूठा है। ये कहना कि प्रेसिडेंट आपकी बीवी है, इससे अच्छा कहना कि मैं आपकी बीवी हूं। श्यामली दीदी, आप बहुत समझदार हैं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अभय ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसका चेहरा डर से भरा था। उसने अभी गलती से बोल दिया था कि सीईओ उसकी बीवी है। अच्छा हुआ श्यामली ने यकीन नहीं किया, वरना वो मुसीबत में पड़ जाता। श्यामली वर्मा ने नहीं माना कि प्रेसिडेंट उसकी बीवी है। हालांकि अभय इससे बच गया, लेकिन उसके दिल में थोड़ी उदासी थी। क्या मैं इतना बदसूरत लगता हूं कि प्रेसिडेंट के लायक नहीं हूं? सही कहा बड़े भाई अभय। आज नववर्ष की पूर्व संध्या है। कंपनी एक समारोह आयोजित कर रही है। आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? श्यामली वर्मा ने हंसते हुए अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाई और कहा, अरे आज तो नववर्ष की पूर्व संध्या है। अभय सिंह ने अहल की आवाज निकाली, ये देखते हुए कि वक्त सचमुच बहुत तेजी से बीत गया। नववर्ष की पूर्व संध्या का मतलब था कि एक और साल गुजर गया। जाहिर है, भारत में नववर्ष की पूर्व संध्या वसंत उत्सव होती है। अभी उसमें कुछ वक्त था। नववर्ष की पूर्व संध्या एक अहम त्योहार था। चाहे कंपनियां हो, स्कूल हो या निगम, सभी एक समारोह आयोजित करते थे नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए। हिम शिखर कॉरपोरेशन हर साल नववर्ष की पूर्व संध्या का समारोह आयोजित करता था। हर विभाग कुछ लोगों को भाग लेने के लिए भेजता था। श्यामली वर्मा सेल्स डिपार्टमेंट की टीम लीडर थी और विभाग के भीतर इस प्रतियोगिता में भागीदारी की जिम्मेदार थी। श्यामली दीदी, मैं न जाऊं तो बेहतर है। मुझे ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना पसंद नहीं। अभय ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वो भाग नहीं लेना चाहता। बड़े भाई अभय, हर विभाग को नववर्ष समारोह में 3 प्रदर्शन पेश करने हैं। मैंने आपका नाम पहले ही दे दिया है। श्यामली वर्मा ने अभय की बाहें पकड़ी, अपने चेरी जैसे छोटे होंठ सिकोड़े और बच्चे की तरह नखरे करते हुए कहा। उसके गाल सफेद और नरम थे, त्वचा चिकनी और नाजुक। वो बच्चे की तरह नखरे करते हुए बहुत आकर्षक लग रही थी। श्यामली दीदी, तुम दूसरों के नाम क्यों नहीं डाल सकती मेरे बजाय? अभय ने श्यामली की हथेली खरोंची। उसकी सुंदर नाक हल्के से सिकुड़ गई। उसे कम प्रोफाइल रखना पसंद था और सुर्खियों में आना नापसंद था। बड़े भाई अभय, कंपनी में 15 विभाग है, कुल 45 प्रदर्शन होंगे। कृपया मदद करें। श्यामली वर्मा सेल्स डिपार्टमेंट की लीडर होने के नाते जाहिर है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सम्मान चाहती थी। उसे पता था कि अभय सिंह बहुत काबिल है। उसे नववर्ष प्रदर्शन में लाने के लिए उसे बच्चे की तरह नखरे करने पड़े। जरूर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुझे मुझे एक चुम्मी देनी होगी। अभय ने उसके आकर्षक छोटे होंठ देखे और हंसते हुए कहा। मुआ अभय को प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मनाने के लिए श्यामली ने अपने छोटे होंठ बढ़ाए और उसे चूम लिया। फिर अपनी सीट पर वापस गई। उसका चेहरा गिल्ट से भरा था। उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। कमबख्त अभय सिंह, बुरा अभय सिंह, बस मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा करना जानता है। श्यामली वर्मा का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसे एक सहकर्मी ने अभय को चूमते हुए देख लिया था, जिससे वो डरकर डेस्क के नीचे छुप गई और अपने सिर को दस्तावेजों से ढक लिया। उसे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अभय सिंह, श्यामली वर्मा ललिता, जरा ऑफिस में आओ। प्रिया शर्मा ने बैंगनी ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा शालीन और सुंदर था और उसने अभय सिंह और बाकियों को ऑफिस में बुलाया। ललिता भी सेल्स डिपार्टमेंट की कर्मचारी थी जो हाल में भर्ती हुई थी। उसका चेहरा आकर्षक था और वो पतली थी। हालांकि बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका लुक बहुत मनमोहक था, जो नृत्य के लिए बहुत उपयुक्त था। कहा जाता है कि वो डांस स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी और उसका नृत्य खास तौर पर अच्छा था।
इसलिए उसने नृत्य प्रदर्शन के लिए साइन अप किया था। हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के 3 प्रदर्शन इस बार नववर्ष समारोह के लिए आप तीनों पर होंगे। क्या आपको पहला स्थान जीतने का भरोसा है? प्रिया शर्मा कुर्सी पर बैठी उसकी पलकें झपकी और उसने उनसे पूछा। सेल्स डिपार्टमेंट ने इस बार 3 प्रदर्शन रिपोर्ट किए थे। अभय सिन्हा गाएगा, श्यामली वर्मा पियानो बजाएगी और ललिता नृत्य करेगी। हाँ, श्यामली वर्मा और ललिता दोनों ने कहा कि उन्हें पहला स्थान जीतने का भरोसा है। सेल्स डिपार्टमेंट के सदस्य होने के नाते जाहिर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सम्मान हासिल करना चाहती थी। अभय सिन्हा और आप? प्रिया शर्मा की खूबसूरत आंखें झपकी। अभय की तरफ उसकी नजर में अजीब भाव थे। प्रिया शर्मा को पता था कि उसके और अभय सिन्हा के बीच का रिश्ता साधारण नहीं था, लेकिन उसमें भावनाओं की एक धुंधली परत थी। जाहिर है वो इस सीमा को तोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी, नहीं, वो पहला कदम उठाने की हिम्मत करती थी। डायरेक्टर शर्मा, जाहिर है मुझे भरोसा है। अभय ने अपनी छाती थपथपाई, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। श्यामली वर्मा बगल में खड़ी थी। उसने प्रिया शर्मा को शर्मा दीदी कहने की हिम्मत नहीं की। शानदार, अगर आप नववर्ष समारोह में पहला स्थान जीत सकते हैं तो मैं आपको डिनर पर बुलाऊंगी। प्रिया शर्मा ने तीनों को प्रोत्साहित किया, फिर हाथ हिलाकर उन्हें जाने को कहा। लेकिन अभय के जाने से पहले उसने प्रिया शर्मा का गुलाबी छोटा हाथ छुआ, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसने अभय को घूरा, डरते हुए कि श्यामली वर्मा को पता न चल जाए। जब सेल्स डिपार्टमेंट प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था, बाकी 14 विभाग भी तैयारी में थे। कुछ डायरेक्टर अपने लोगों को उत्साहित कर रहे थे और उन्हें पहला स्थान हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हर विभाग ने पहले स्थान जीतने के लिए नाट्य प्रदर्शन के लिए अपने सबसे अच्छे कलाकार भेजे थे। प्रतियोगिता जरूर बहुत कड़ी होगी। अभय के प्रतियोगी भी बहुत काबिल थे। इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट जियान जुन ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में ठंडक की चमक थी। उसके सामने एक मोटा और पीला मध्यम आयु का चश्माधारी शख्स खड़ा था। इस मध्यम आयु के शख्स का नाम वीर हालदार था, जो हिम शिखर कॉरपोरेशन में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था और नववर्ष समारोह का आयोजक था। वीर हालदार, क्या अभय सिंह ने नववर्ष प्रदर्शन के लिए साइन अप किया है? जियान जुन ने हल्के से भौहे सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में पूछा। वाइस प्रेसिडेंट, हां, उसने किया है। वो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से हिस्सा लेगा। वो गाना गाएगा, वीर हालदार ने सम्मान से मुस्कुराते हुए कहा। उसे जियान जुन ने प्रमोट किया था और वो उसका दूर का रिश्तेदार था। जाहिर है वो जियान जुन की बात सुनता था। वीर हालदार बोल, अगर समारोह में आग लग जाए तो बहुत सारे लोग जल जाएंगे ना? जियान जुन ने ठंडे ढंग से मुस्कुराया। उसकी बात डरावनी थी। क्या आग? नववर्ष समारोह में आग लगाना? वीर हालदार का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हिचकिचाहट दिखी। वाइस प्रेसिडेंट के शब्दों से उसे लगा कि वो नववर्ष समारोह में आग लगाना चाहता है। सच तो यह है कि प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, टीम लीडर और हिम शिखर कॉरपोरेशन के सारे कर्मचारी नववर्ष समारोह में शामिल होंगे। अगर समारोह में आग लगी तो चोटें और मौतें होंगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाइस प्रेसिडेंट, आप नववर्ष समारोह में आग लगाना चाहते हैं? वीर हालदार ने थोड़ा डरते हुए पूछा। उसे डर था कि जवाब हाँ सुनने को मिलेगा, लेकिन उसे वही सुनाई दिया जिससे वो डर रहा था। वीर हालदार, तू नववर्ष समारोह का डायरेक्टर है। मैं कुछ पेट्रोल तैयार करूंगा। जब समारोह खत्म हो तो उसे जला दे। सबसे अच्छा होगा अगर तू इसे अभय सिन्हा के पास करे। जला दे और उसे जलाकर मार दे, जियान जुन ने क्रूरता से कहा। उसका लहजा कातिलाना इरादों से भरा था। क्या? समारोह के बाद आग लगाना और अभय सिन्हा को जलाकर मार देना? वाइस प्रेसिडेंट की बात सुनकर वीर हालदार हैरान रह गया, जिसके बाद वो बहुत डर गया। उसे पता था कि समारोह में कई सौ लोग होंगे। एक बार आग लगी तो लोग मरेंगे।
वीर हालदार तू ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियान जुन ने ठंडे ढंग से हंसा और ठंडी आवाज में कहा, वाइस प्रेसिडेंट आग लगाने से लोग मरेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वीर हालदार की आंखें कंफ्यूजन और हैरानी से भरी थी। क्यों मेरा बेटा किरण हालदार अभय सिंह से पीटा गया और उसे गंभीर चोट लगी। उसे पुलिस ले गई और अब उसे सालों की जेल हो सकती है। मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। जियान जुन का चेहरा उदास था और उसने क्रूरता से कहा। अपने बेटे को जेल में दयनीय हालत में देखकर जियान जुन ने बदला लेने का मन बना लिया था। जाहिर है अब वो सिर्फ अभय सिंह से नफरत नहीं करता था, बल्कि सीईओ शालिनी गुप्ता से भी। अगर प्रेसिडेंट शालिनी गुप्ता अभय सिंह की रक्षा न करती तो वो उसे कंपनी से निकाल देता। इसलिए जियान जुन अभय सिंह और शालिनी गुप्ता दोनों से बदला लेना चाहता था। जियान जुन एक मौके की तलाश में था। उसे इस बार ये मौका मिला था, यानी नववर्ष समारोह। वो समारोह में आग लगाकर अभय सिंह और शालिनी गुप्ता से बदला लेना चाहता था। वीर हालदार मत भूल, तूने कंपनी से 10 करोड़ रुपए हड़पे हैं, बाहर एक रखेल रखी है और एक 14 साल की किशोरी का यौन शोषण किया है। अगर मैंने ये बातें बाहर कर दी तो तेरा क्या होगा? जियान जुन ने ठंडे ढंग से मुस्कुराया और धमकी भरे चेहरे से कहा, वाइस प्रेसिडेंट आप ये बातें बाहर नहीं कर सकते। मैं आपकी बात मानूंगा और समारोह में आग लगा दूंगा। जियान जुन की बात सुनकर वीर हालदार कांप गया। उसकी आंखें डर से भरी थी और उसने जल्दी से कहा। उसे पता था कि अगर जियान जुन ने उसके गलत कामों को बाहर कर दिया तो वो जेल में होगा 10 साल की सजा के साथ। जेल से बाहर रहने के लिए उसे वाइस प्रेसिडेंट की बात माननी पड़ी।